हार जीत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस बंदे में दम होता है ना, वो ज़ीरो से शुरुआत करने का साहस रखता है। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना चाहती हूँ इन लाइनों के थ्रू। तो आप लोग अपना एक गोल तैयार कीजिए ताकि आप लोग काफ़ी अच्छे से कर पाएँ सब। हार जीत की सोचना छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि हार या जीत कोई एक ही मिलने वाली है, दोनों तो आप लोगों को मिलेंगे नहीं। तो इसलिए आप लोग इनकी फिक्र छोड़ करके अपने गोल पे फोकस कीजिएगा, अपना 100% दीजिएगा, तो आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास है लुसेंट हिंदी के चैप्टर 13 की। तो चैप्टर 13 है हमारा वाक्य भेद। आज हम देखेंगे वाक्य भेद को। वाक्य भेद, वाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद क्या होते हैं, वाक्य के अंग क्या होते हैं, कैसे वाक्य परिवर्तन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम वाक्य भेद पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि वाक्य क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वही वाक्य कहलाता है। तो वाक्य के होते हैं कुछ तत्व और कुछ वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के तत्व क्या होते हैं देखते हैं। वाक्य के तत्व होते हैं 6: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सार्थकता को। सार्थकता क्या है? सार्थकता है कि वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ जो होता है वो अवश्य निकलता है। मतलब इसमें जो सार्थक शब्दों का सही प्रयोग होता है, तो वो सार्थक शब्दों का सही प्रयोग होकर के, क्रम वाइज प्रयोग होकर के एक सार्थक अर्थ निकलता है, वही सार्थकता कहलाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चाय खाई। अब इसका कोई अर्थ तो क्लियर निकल नहीं रहा है, क्योंकि चाय खाई नहीं जाती है, पी जाती है। तो इसी तरह से हम अगर सार्थक वाक्य बनाएंगे तो क्या होगा? चाय पी, उसने चाय पी। ऐसे ही हम देख लेते हैं सेकंड को, योग्यता। योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है कि जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं उनमें जो प्रसंग होता है उसके अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। मतलब जो शब्द हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके प्रति अर्थ प्रकट करने की जो है योग्यता होती है, किसमें? वाक्य में। जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं, चाय खाई। कोई नहीं, मतलब कुछ खास वो नहीं है, ये कोई सही वाक्य नहीं बना है। अगर हम इसको लिखेंगे चाय पी, तो एक सार्थक अर्थ निकलेगा, जिसको क्या इन शब्दों ने दिखाया है। तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं नेक्स्ट, आकांक्षा। आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। इच्छा मतलब आकांक्षा। जो वाक्य पूरा होता है अपने आप में, उसमें कुछ भी अधूरा नहीं बचा होता है, कुछ जानने की इच्छा नहीं होती है उसको पढ़ने के बाद, वो वाक्य वहाँ पर होती है आकांक्षा। जैसे कि हम देखते हैं पत्र लिखता है। अगर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे इसको, पत्र लिखता है, अगर हम इसको पढ़ते हैं सिर्फ लिखता है, तो क्या होगा? क्या लिखता है? क्वेश्चन आएगा, इच्छा होगी मन में जानने की कि क्या लिखता है। तो ये पूरा वाक्य बनेगा पत्र लिखता है। नेक्स्ट है हमारा निकटता। निकटता क्या होती है? निकटता होती है किसी भी वाक्य को ऐसे तोड़ तोड़ के ना लिख करके कि हमने, जैसे ये है सुहावनी यहाँ लिख दिया, है यहाँ लिख दिया, रात वहाँ लिख दिया, मतलब काफ़ी गैप बना बना करके लिखा या रुक रुक के बोला जाए, वो सार्थक नहीं होता है, वो सही नहीं होता है, ना उसको कोई वाक्य हम बोलेंगे। तो वाक्य कैसे लिखा जाता है? एक तो पास पास लिखा जाना चाहिए, और अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें समय ज़्यादा ना लें बीच बीच में, हर शब्द को एक के बाद एक पास पास में बोलते चले जाएं। रुक रुक कर बोला गया जो शब्द है वो वाक्य नहीं कहलाता है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं पदक्रम। पदक्रम क्या होता है? पदक्रम होता है जो वाक्य में पद जो होते हैं, यानी कि जो, जैसे रात है तो अगर इसको हम अलग लिखेंगे तो शब्द होगा, लेकिन वाक्य में लिखा है तो ये एक पद है। तो इसी तरह से जो वाक्य के पद हैं वो एक निश्चित क्रम में होने चाहिए और व्यवस्थित होने चाहिए क्रम में, तभी इसको जो है वाक्य माना जाता है। जैसे कि हम अगर इस तरह से लिख देते हैं सेंटेंस, मतलब वाक्य को, तो क्या होगा? ये ना तो ये सही तरीके से लिखा हुआ है, व्यवस्थित क्रम में नहीं है, और ना ही इसका अर्थ सही निकल रहा है। अगर हम इसको लिखते हैं सही क्रम में, व्यवस्थित क्रम में, तो क्या आएगा? चांदनी रात सुहावनी होती है। अब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसका जो अर्थ होगा वो एकदम सही निकलेगा, और ये व्यवस्थित क्रम में भी है। तो ये होता है पदक्रम, मतलब पदों का सही क्रम में यूज़ करना। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा ये अन्वय। अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है मेल। अन्वय क्या होता है? अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है मेल। वाक्य में
लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इन सब का जो क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, बालक और बालिकाएं गईं। अब अगर हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, मतलब कुछ भी इसमें कुछ ना कुछ गलत लिखा हुआ है। तो क्या गलत लिखा हुआ है? जो कर्ता है वो क्रिया से मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब कर्ता में एक से ज़्यादा है और क्रिया सिर्फ एक के लिए या स्त्रीलिंग के लिए लगी हुई है। तो अगर हम इसको सही करके लिखते हैं तो ये आएगा बालक और बालिकाएं गए, तो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा ये। तो अन्वय का मतलब ही ये होता है कि शब्द को इस तरह से लिखा जाए जो लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि का जो संबंध है वो क्रिया से सही प्रकार से हो जाए। तो ये थे वाक्य के कुछ तत्व। अब हम देख लेते हैं वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के अंग किसको कहते हैं, क्या होता है वाक्य का अंग? देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक विधेय और एक उद्देश्य। ये क्या क्या होते हैं इनको देख लेते हैं हम। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि अनुराग खेलता है और सचिन दौड़ता है। हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो अनुराग है और सचिन है ये क्या है? क्रिया को करने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था क्रिया को जो करता है, करने वाला होता है, उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता हो गए दोनों। तो इसी तरह से वाक्य के अगर अंग के रूप में हम इसको परिभाषित करते हैं तो क्या होगा? क्रिया को करने वाला जो होता है या जिसके बारे में कुछ बताया गया होता है वो होता है हमारा उद्देश्य। तो यहाँ पर अनुराग के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह खेलता है। कौन खेलता है? अनुराग खेलता है। तो बताया किसके बारे में जा रहा है? अनुराग के बारे में। तो अनुराग क्या हो गया? उद्देश्य। देखिए, यहाँ पर सचिन भी उद्देश्य है। हम कह सकते हैं कि जो उद्देश्य के बारे में बताया जाए वो होता है सब, जैसे ये और ये सब होता है विधेय। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जो कर्ता होता है वो होता है उद्देश्य, और जो कर्ता के बारे में बताया जाए, जो कर्ता करे या जो कर्ता के बारे में बताया जाए वो होता है विधेय। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इसमें देखिए, जो यहाँ पे उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य है व्यक्ति। और उद्देश्य का विस्तार क्या है? उद्देश्य का विस्तार होता है व्यक्ति से, मतलब उद्देश्य से जो भी पहले है व्यक्ति के बारे में, उद्देश्य के बारे में, वो होता है उद्देश्य का विस्तार। तो यहाँ पे क्या है? उद्देश्य का विस्तार यानी कि कर्ता का विस्तार। यहाँ पे है परिश्रम करने वाला व्यक्ति। आगे जो भी कुछ बचा हुआ है उद्देश्य से वो सभी हमारा आ जाता है विधेय में। तो विधेय क्या है? यहाँ पे सदा सफल होता है। ये हो गया हमारा विधेय। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए कि जो उद्देश्य होता है उससे पहले जो भी हम लिखा हुआ देखते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं वो सभी होता है उद्देश्य का विस्तार। और उद्देश्य के बाद, वो उससे उद्देश्य के बाद और विधेय के पहले जो भी आता है वो होता है विधेय का विस्तार। तो आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे सोहन बुक पढ़ता है, तो इसमें जो उद्देश्य है आप लोग समझ गए होंगे कि जो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो होता है उद्देश्य। और जो बताया जा रहा है, वो कहलाता है विधेय। बाकी जो भी कुछ बचता है उद्देश्य से अलग, उद्देश्य के बाद, वो सब कहलाता है विधेय। आई होप ये चीज़ें आप लोग को समझ आ गई होंगी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर होते हैं। जैसे कि एक अर्थ के आधार पर होता है और एक रचना के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर तो होता है 8 प्रकार का वाक्य, और रचना के आधार पर होता है 3 प्रकार के वाक्य। इजीली हम लोग ये पहचान लेते हैं, इनको पहचानने में बहुत आसानी होती है अर्थ के आधार पर, लेकिन जो ये हैं रचना के आधार पर, इनको हम जल्दी से नहीं पहचान सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इनके बारे में, थोड़ा सा इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जो रचना के आधार पर होते हैं वो होते हैं ये 3 प्रकार के। सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है एक तो, और एक होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए हम देख लेते हैं। अगर किसी वाक्य के बीच में और, एवं, या, लेकिन, किंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, ये सब चीज़ें आए और पर, तब हमें समझ लेना है कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। हम एक बार एग्जाम्पल से देख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मिश्रित या मिश्र वाक्य। इसको हम बाद में देखेंगे। तो मिश्रित या मिश्र वाक्य में क्या होता है? देखिए इसमें की, क्योंकि और जो, ये 3 वर्ड अगर आप लोग को दिख रहे हैं किसी भी वाक्य के बीच में, तो वो हमारा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब ये नाम को तो 3 है, लेकिन यहाँ पर जो एक फैमिली है, तो जो फैमिली के कोई भी मेंबर आ जाए, जा से बनने वाला कोई भी मेंबर आ जाए, जैसे कि जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, इधर, उधर, तब,
जितना, उतना, यदि, तो, यद्यपि आदि शब्द अगर आप लोग को वाक्य के बीच में दिखते हैं तो वहाँ पर आप लोग समझ लेना कि ये मिश्रित वाक्य हैं। जैसे कि इसमें दो वाक्यों का जोड़ा होता है, जैसे कि डैश डैश वाला भी यहाँ पर फॉलो होता है। तो उसमें क्या होता है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, जब तुम मेहनत करोगे तब तुम्हें सफलता मिलेगी। तो जब तुम मेहनत करोगे को डैश 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 कर लेते हैं और तब सफलता मिलेगी। तो ये क्या हुआ, जब और तब में अगर दिखा तो हो गया मिश्रित वाक्य। अगर इन दोनों में से कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है तब हम उसको आंख बंद करके सरल वाक्य या साधारण वाक्य लगा सकते हैं। बिल्कुल 100% ये सरल वाक्य निकलेगा अगर इनमें से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं वाक्य विग्रह। वाक्य विग्रह कैसे कर सकते हैं हम। सरल वाक्य जो होता है उसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें सरल वाक्य होता है एक, और प्लस में एक सरल वाक्य होता है। मतलब इसमें जो संयुक्त वाक्य हैं इसमें दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं योजक वाक्य से। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि मोहन ने कहा कि वह कल स्कूल जाएगा। तो जो मोहन ने कहा है वो अधूरा वाक्य है, लेकिन प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि मोहन के बारे में ही बताया जा रहा है। तो जो बाकी का बचा हुआ मतलब जो आश्रित उपवाक्य है वो हो गया कि वह कल स्कूल जाएगा। आश्रित उपवाक्य अधिकतर की से शुरू होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को क्लास समझ आ गई होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और आगे की क्लास आप लोग को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग देखिएगा कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे उपवाक्य, पदबंध और कुछ विराम चिन्ह। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।